पिछले टर्म पे आप लोगों को यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन कंप्लीट कराया था। आज अपन यूनिट थर्ड लेंगे, जिसमें पोरीफेरा का एनिमल जो साइकन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पोरीफेरा का जो एनिमल है, इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन पहली यूनिट में ही चर्चा कर चुके हैं। जो साइकन है, इसके हैबिटाट, स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में बात करेंगे। संघ जो पोरीफेरा है, ये बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, जिनको अपन स्पंज कहते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और इनकी देह भित्ति पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये अपने को पता है, जिनको ओस्टिया कहते हैं अपन। और जो साइकन हैं वो अर्ण स्पंज कहलाते हैं, इसको स्काइफा भी कहते हैं। कलश के आकृति का ये प्राणी होता है। इसको क्राउन स्पंज के नाम से भी जानते हैं। प्राणी के शिखर पे लंबे सीधे कंटकों की एक झालर पाई जाती है। और इसमें जो ग्रेंसिया इसका वंश है वो यूरोप में पाया जाता है। और जो साइकन कोरोनेटा, साइकन सीलिएटम, साइकन एलिगेंस, साइकन लिंगुआ, इसकी कई तरह की और प्रजातियां हैं। ये जैसा आपने, यदि अपन इसके सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें साइकन की, तो ये संघ इसका पोरीफेरा है, वर्ग कैल्केरिया है, गण हेट्रोसिला है, और कुल जो है वो साइसिटाइडी, और वंश जो है साइफा या साइकन कहते हैं इसको। ये समुद्र हैबिटाट की बात करें तो ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्रवासी स्पंज है। और जो उत्तरी अटलांटिक तटों पर ये अधिक मिलता है। और ये एकल होता है, सोलिटरी होता है, बडिंग की सहायता, मुकुलन की सहायता से कॉलोनी बनाता है, स्थानबद्ध है, सेसाइल है मतलब। और समुद्री तटों के समूह उथले जल में जो आंशिक रूप से डूबी हुई चट्टानें रहती हैं, उससे ये चिपके हुए रहते हैं। और समुद्र की लहरें अत्यंत तीव्र नहीं होती हैं, और लो टाइड मार्क में ये भली भांति रूप से पनपते रहते हैं। अब अपन इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, बाहरी आकारिकी की बात करें, जैसा इसमें डायग्राम में बताया गया है कि जो साइकन का शरीर है ये फूलदान की आकृति का होता है, और इसमें अर्य सममिति लिए हुए होता है। इसकी लंबाई 1 से 3 सेंटीमीटर, और जो व्यास का डायमीटर की बात करें तो 5 से 6 मिलीमीटर का व्यास होता है। और ये इसका जो रंग होता है धूसर हल्का भूरा होता है। आधार पे चिपकने वाले सिरे के निकट कुछ छोटी छोटी नलिकाकार प्रवर्ध, जिनको बड्स कहते हैं, वो निकली हुई रहती हैं। और ये ल्यूकोसुरेनिया और अन्य जितने भी एस्केनॉइड स्पंज होते हैं उसकी भांति ये फैली हुई नहीं होती है। प्रत्येक प्राणी के जो स्वतंत्र सिरा है उसको अपन ऑस्कुलम या एक्सहेलेंट बहिप्रवाही छिद्र कहते हैं। और चारों ओर लंबी सीधी मोनोएक्सॉन कंटिकाएँ झालर में से घिरी हुई रहती हैं, इसलिए इनको ऑस्कुलर फ्रिंज के नाम से जानते हैं अपन। ऑस्कुलम के नीचे अपेक्षाकृत संकरा होता जाता है, इस भाग को कॉलर रीजन कहते हैं। और शरीर की सतह पर नियमित रूप से जो बहुभुजीय उभार पाए जाते हैं, जिसमें तीक्ष्णांत कंटिकाएँ पाई जाती हैं, जो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं। और इनके शरीर जैसे लगता है कि कांटेदार बना हुआ हो। और बहुभुजीय जो उभार की जो गहरी खाँचें होती हैं उन पे छोटे छोटे छिद्र ओस्टिया के रूप में पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर स्पॉन्जोसील जठराभ गुहा, जिसको अपन पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, उस नाल तंत्र में ये ओस्टिया जो है अंदर की ओर खुलते हैं, और ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है। ये डायग्राम है इसमें साइफा का आंतरिक संरचना का, इसके बारे में बात करते हैं अपन। जो कैनाल सिस्टम है इसमें शरीर साइफा का या साइकन का, इनके छिद्रों में नालों का एक जटिल तंत्र बना हुआ होता है, जैसा अपन को डायग्राम में दिख रहा है। इन्हीं को ही अपन बने तंत्र को कैनाल सिस्टम कहते हैं या एक्वीफेरस सिस्टम कहलाता है।
शरीर की जो भित्ति होती है वो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म दो कोशिकीय स्तर से बनी हुई रहती है। इनके बीच में, कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में मिजेनकाइम या मिजोहाइल एक अकोशिकीय जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। शरीर की भित्ति जो है अंदर इनवेजिनेट होकर के और इवेजिनेट होकर के एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहती है, जैसा इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है। और नाल तंत्र जो है होता है वो, जैसा कि इसका नाम है साइकन प्रकार का ही नाल तंत्र पाया जाता है। पहले इसमें एक एक चीज़ें लेंगे अपन। जैसे ओस्टिया है, ओस्टिया को डर्मल पोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो शरीर की बाहरी सतह पर जो खांचों में एक पोर मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, उन्हीं पोर मेम्ब्रेन से ही इस झिल्ली में दो या दो से अधिक छिद्र पाए जाते हैं। बाहर का जो जल है स्पंज के अंदर इसी ओस्टिया के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और इनको डर्मल पोर्स कहते ही हैं अपन। इनके छिद्रों के चारों ओर संकुचनशील पेशी कोशिकाएं मायोसाइट्स पाई जाती हैं, जो ओस्टिया के व्यास में बारी बारी से कमी या वृद्धि करती रहती हैं, जिससे जो जल है वो अंदर प्रवेश होता है और उसका नियंत्रण जो है वो होता है, जैसा कि अपन को इस अनुप्रस्थ काट के एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जो इनकरेंट कैनाल्स होती हैं, ये नालें शरीर के भित्ति के अंदर की ओर इन्वेजिनेट होती हैं, जिनको अपन अंतर्वाही कैनाल कहते हैं। ये इसका हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया हुआ है। और जो इनहेलेंट कैनाल हैं अंदर की ओर जो गई हुई हैं, ये ओस्टिया के द्वारा तो बाहर खुलती हैं और अंदर की ओर जो है वो तो बंद रहती हैं। और इन्हीं जो इनहेलेंट कैनाल हैं, इनके अंदर का जो अस्तर है वो पिनोसाइट्स कहलाता है, पिनेकोसाइट्स का बना हुआ होता है। और ये जो अंतर्वाही कैनाल, इनहेलेंट कैनाल हैं, ये जो रेडियल कैनाल में प्रोसोपाइल के द्वारा अंतरकोशिकीय अवकाशों के द्वारा खुलती हैं, जिनको अपन आगामी द्वार या प्रोसोपाइल कहते हैं। और ये जो प्रोसोपाइल है अंदर की ओर रेडियल कैनाल में खुलती हैं, तो शरीर भित्ति के जो बाहरी वाला वलन होने से जो थिम्बल शेप्ड कोइनोसाइट से आश्रित कक्षों का निर्माण होता है, जिनको अपन अरीय नालें या फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल्स कहते हैं। ये कोइनोसाइट्स के द्वारा बनी हुई रहती हैं। कोइनोसाइट के चैम्बर होते हैं एक्चुअल में रेडियल कैनाल जो हैं। और इनमें अरीय कैनालों में अरीय रूप से, समानांतर रूप से, एकांतरित रूप से ये स्थित रहती हैं। शरीर जो है वो अपने बेलन की भित्ति के एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और स्पर्श रेखीय विच्छेद में एक अरीय नाल चारों ओर से इन क्या कहते हैं अंतर्वाही कैनाल, इनहेलेंट नालों के द्वारा, और बाहर की ओर जो होते हैं वो एक्सेलेंट कैनालों के द्वारा घिरी हुई रहती हैं। अरीय जो नालें हैं, रेडियल कैनाल्स हैं, बाहर की ओर बंद होती हैं, लेकिन अंदर की ओर जो होती है स्पंजोसील में खुली हुई रहती है, जैसा ये डायग्राम में अपन को दिख रहा है। ये रेडियल कैनाल्स हैं। तो ये एकांतर रूप से इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल इस तरह से बॉडी में उपस्थित रहती हैं, और ये अपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में जो है वो खुलती हैं। जो रेडियल कैनाल्स हैं, अरीय कैनाल्स हैं, इनके छिद्र जो स्पंज गुहा में खुलते हैं उनको अपोपाइल या अपद्वार कहते हैं अपन, या अपन कह सकते हैं इंटरनल ओस्टिया होते हैं ये, जो स्पंजोसील में खुलते हैं। ये भी संकुचनशील पेशीय कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं। और जो स्पंजोसील है उसको अपन एट्रियम भी कहते हैं। तो स्पंज के अंदर की शरीर की जो मुख्य केंद्रीय गुहा होती है वो एक्चुअल में एट्रियम या स्पंजोसील कहलाती है। यही एक तरह से ऊर्ध्वाधर इसकी अक्ष को है बनाती है। ये खोखली होती है अंदर से। और ल्यूकोसोलोनिया जो है इसमें पोरिफेरा काई, उसकी स्पंज गुहा में तो कसाभी कोलर कोशिकाएं कोनोसाइट द्वारा आश्रित रहती हैं। लेकिन जो साइफा है इसकी जो अरीय नाले होते हैं, रेडियल कैनाल होते हैं, उसमें कोइनोसाइट आश्रित रहती हैं, लेकिन स्पंज गुहा का जो अस्तर होता है वो एपिडर्मल पिनेकोसाइट का बना हुआ रहता है। इसलिए स्पंजोसील के अंदर वाले जो साइट्स हैं उनको अपन एंडोपिनेकोसाइट्स कहते हैं। और बाहर की ओर जो ये छिद्र की माध्यम से साइकन बाहर खुलता है, जिसको अपन ऑस्कुलम कहते हैं। तो ये स्पंजोसील है बाहर की ओर खुलती है, वो ऑस्कुलम कहलाता है, जो बाहर की ओर खुलता है। शरीर के अंदर जल का प्रवाह की जो दर है उसको नियंत्रित करने का काम ये ऑस्कुलम करता है।
और ओस्कुला के अंदर स्फिंक्टर बने हुए रहते हैं जो संकुचनशील कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहते हैं। ये डायग्राम है ओस्टिया का और पेशीय कोशिकाओं का। और ये जो मायोसाइट्स होती हैं ये एक्चुअल में उसको कंट्रोल करती हैं। अब अपन जल प्रवाह की बात करें तो ये जो रेडियल कैनाल्स का स्तर होता है जिसपे अपने कॉलर कोशिकाओं में जो सीलिया पाए जाते हैं, कसाब होते हैं, निरंतर स्पंदन करते रहते हैं, जिससे जो स्पॉन्ज है उसमें नाल तंत्र में जल का जो है प्रवाह वो होता रहता है। तो कसाब के प्रत्येक स्पंदन से एक क्रियाशील स्ट्रोक और दूसरा पुनः प्राप्ति स्ट्रोक लगता है। और ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ज्ञात हुई हैं। और कसाबों की जो स्पंदन की क्रिया में कोई एक तरह से समायोजन नहीं होता। यदि मार्ग नाल तंत्र में जल के मार्ग को देखें अपन तो जल धारा अंदर प्रवेश करती है ओस्टिया की सहायता से, जिसको अपन चर्मीय छिद्र कहते हैं। वो इनहेलेंट कैनाल में जाएगी अंतर्वाही नालों में। फिर अंतर्वाही नालों में वो जो प्रोसोपाइल होता है आगामी द्वार, उसके द्वारा वो रेडियल कैनाल्स में जल प्रवेश करता है। और रेडियल कैनाल से अपोपाइल के द्वारा वो स्पंज की गुहा में, स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा जल जो है वो बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से जल का मार्ग जो है वो इसमें प्रभावित होता है। तो जल स्पंज के शरीर में जो जल का प्रवाह है वो 0.01 मिलीमीटर प्रति सेकंड से होता है। तो आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।